हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय कुमार गुप्ता। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। इस बार मैंने टॉपिक उठाया इलेक्ट्रिकल मशीन 2 से। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अब तो स्कूल कॉलेजेस सारे खुल ही गए हैं, तो आप लोग अच्छा कर ही रहे होंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से कोरिलेट करते हुए मशीन 2 के यानी एसी मशीन्स के चैप्टर्स को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बट उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों इसका नेचर रोटेटिंग होता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो लेक्चर के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी एसी मशीन में, अगर कोई भी एसी मशीन है, चाहे वो अल्टरनेटर हो, चाहे आपका मोटर हो, तो किसी भी एसी मशीन में इफ वी supply a balanced पॉलीफेज सप्लाई। पॉलीफेज में इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये 3 फेज भी हो सकता है, सिंगल फेज भी हो सकता है, या 2 फेज भी हो सकता है। तो अगर हम किसी भी मशीन में हम एक बैलेंस पॉलीफेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, और ये किस में करना है हमें, इन अ बैलेंस पॉलीफेज वाइंडिंग। अगर किसी भी पॉलीफेज वाइंडिंग में, जो कि बैलेंस पॉलीफेज वाइंडिंग है, बैलेंस में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिकली ये बैलेंस होना चाहिए फॉर अ स्टेबल सिस्टम। अभी हम देखेंगे, अभी हम एग्जांपल लेंगे 3 फेज का, तो वहां से हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एक बैलेंस सप्लाई देते हैं एक बैलेंस वाइंडिंग में, तो देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। ठीक है, जिसकी जिसकी नेचर की अगर हम बात करेंगे तो इसका नेचर क्या होगा, रोटेटिंग। विच नेचर इज विच नेचर इज रोटेटिंग। या आप ये कह सकते हैं कि सीधे सीधे वर्ड में अगर मैं बात करूं, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। क्लियर? ठीक है, तो अगर हम एक बैलेंस पॉलीफेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं एक बैलेंस पॉलीफेज वाइंडिंग को, तो उसकी वजह से एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है थ्रू द एयर गैप। क्लियर? किसी मशीन में आपका, अगर हम मशीन की बात करते हैं, चाहे वो अल्टरनेटर हो या मोटर हो, आपका एयर गैप होता ही होता है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को समझने के लिए कि एक रोटेटिंग नेचर कैसे होता है, कि अगर हम बैलेंस सप्लाई दे रहे हैं, तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एग्जाम्पल के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे 3 फेज एसी मशीन। क्लियर? ये 3 फेज एसी मशीन इंडक्शन मोटर भी हो सकता है, तो ये 3 फेज इंडक्शन मोटर ले रहे हैं हम, सिंपली ये समझ लीजिए। यानी 3 फेज एक बैलेंस सर्किट है आपका। ठीक है, तो 3 फेज एसी मशीन हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं। अब ये 3 फेज एसी मशीन बैलेंस का मतलब क्या हो गया, कि अगर आप उसको सप्लाई प्रोवाइड करोगे तो तीनों फेज के बीच का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस सप्लाई। क्लियर? अगर हम बैलेंस वाइंडिंग की बात करें, तो बैलेंस वाइंडिंग को समझने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि हमारा क्या है। यहाँ पे 3 फेज है, तो 3 फेज हमने एज्यूम कर लिया, ये हमारा फेज ए, फेज बी और ये फेज सी। ऑब्वियस सी बात है कि ये तीनों फेजेज हैं, तो इसका रिटर्न पाथ भी होगा। तो उस रिटर्न पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो उस रिटर्न पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक आपका अगर इनलेट करंट है तो दूसरा उसका रिटर्न पाथ या आउटलेट करंट ही होगा। तो ए का रिटर्न पाथ क्या हो जाएगा, ए डैश, बी का रिटर्न पाथ क्या हो जाएगा, बी डैश, और सी का रिटर्न पाथ हो जाएगा सी डैश। यानी पूरे पेरीफेरी पे आपका जो वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 3 फेज इंडक्शन मोटर को एग्जांपल लेते हुए मैं चल रहा हूँ। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में अगर मैं वाइंडिंग की बात करूँ, तो ये वाइंडिंग पूरे के पूरे पेरीफेरी पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होगा? ऑब्वियस सी बात है कि एक फेज 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल लेगा। तो एक फेज में क्या है, दो तरह से आपके वाइंडिंग है, एक आपका मतलब इनलेट करंट को शो कर रहा है, तो दूसरा आपके आउटलेट करंट को शो कर रहा है, यानी एक फॉरवर्ड पाथ को शो कर रहा है तो दूसरा उसके रिटर्न पाथ को शो कर रहा है। तो 120 डिग्री इन दोनों वाइंडिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चाहिए। तो यहाँ पे 120 डिग्री होने का मतलब क्या हो गया, ईच इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट फॉर 60 डिग्री, यानी ये पूरे फेरी पे 60 डिग्री के स्प्रेड पे होगा, और ये आपका इसका रिटर्न पाथ भी 60 डिग्री के स्प्रेड पे होगा। क्लियर? यानी ये जो एंगल हम सेंटर से लेंगे तो ये एंगल हमें जो मिलेगा वो एंगल आपका 60 डिग्री के बराबर। क्लियर? सिमिलरली उसके रिटर्न पाथ का भी होगा। इसी तरह आपका सी का भी रिटर्न पाथ मिलेगा, और सी का जो आपका मेन है वो भी 60 डिग्री के स्प्रेड पे होगा। ये आपका 60 डिग्री का स्प्रेड हो गया, और ये सी का रिटर्न पाथ सी, ये भी आपका 60 डिग्री के स्प्रेड पे हो गया। अब हम बात कर लेंगे बी और बी डैश की। तो बी और बी डैश भी क्या होंगे, बी भी आपका क्या होगा, 60 डिग्री के स्प्रेड पे होगा। क्लियर? और ये बी डैश का रिटर्न पाथ भी 60 डिग्री के स्प्रेड पे होगा। तो इसको समझने के लिए कि हम ऐसे कैसे चूज कर रहे हैं कि इसका रिटर्न पाथ है, तो सिंपली हम डॉट कन्वेंशन लेते हैं आउटलेट करंट के लिए, और उसका रिटर्न पाथ ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, इनलेट करंट की तरह बिहेव करेगा। क्रॉस कन्वेंशन लेते हैं हम, करंट इनवर्ट जा रहा है। ये आपका एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है। क्लियर? ये एक लॉन्गिट्यूडनल व्यू नहीं है, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। लॉन्गिट्यूडनली क्या होता है, वाइंडिंग पूरे पेरीफेरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो सिमिलरली ये आपका बी, बी को भी हम डॉट कन्वेंशन से रिप्रेजेंट कर दिया, और बी डैश को हमने क्रॉस कन्वेंशन से रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली सी एंड सी डैश। क्लियर? ठीक है, तो ये कन्वेंशन लेते हुए हम आगे की चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे ख्याल से ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे ये पूरे आपका पेरीफेरी पे यानी 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल पे कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करने जा रहे हैं कि बैलेंस सप्लाई, क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हम बैलेंस सप्लाई प्रोवाइड करें। तो बैलेंस सप्लाई एक थ्री फेज सिस्टम में क्या होगा, अगर हम बैलेंस सप्लाई की बात करते हैं। क्लियर? बैलेंस सप्लाई का मतलब क्या होगा कि तीनों फेज के बीच का डिफरेंस 120 डिग्री के बराबर है, यानी आईए हमने लिया तो आईए की वैल्यू क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी, ये हमने एज्यूम किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि आई भी क्या होगा, इससे 120 डिग्री लैग करेगा, तो ये आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री होगा। और आई सी क्या होगा, इससे 120 डिग्री लैग करेगा आई बी से, तो ये आपका हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 240, यानी एक रेस्पेक्ट में ये 120 डिग्री और एक रेस्पेक्ट में 120 प्लस 120 यानी 240 डिग्री। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस थ्री फेज सप्लाई का हम वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे कि आखिर में ये वेव फॉर्म क्या आता है, और उसके थ्री चीजों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम आईए का वेव फॉर्म बनाएं। आईए का वेव फॉर्म क्या होगा इसको हम देखें। ठीक है, तो आईए के वेव फॉर्म के लिए चूंकि क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी है, ये थ्री फेज आप वेव फॉर्म कैसे बनाते हैं इसको भी आपको आना चाहिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए कैसे ये वेव फॉर्म ड्रा हुआ है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन या रटने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे मैंने एक साइनसोइडल वेव फॉर्म बनाया, इसके लिए ए के लिए। ये मेरा हो गया आई ए, क्योंकि आई ए इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी है, तो आई एम साइन ओमेगा टी का वेव फॉर्म ऐसे ही ड्रॉ होना है। अगर हम बात करें यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट की, ये आपका पॉजिटिव मैक्सिमम और ये आपका निगेटिव मैक्सिमम हो। क्लियर? तो हमें करना क्या है कि जीरो वैल्यू से हर मैक्सिमम पॉइंट को थ्री पार्ट में डिवाइड करना है, यानी हमें कुल मिला के हमें ये 90 डिग्री पे मिलता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 30 डिग्री के पार्ट पे हमें क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना। क्लियर? हर मैक्सिमा और
जीरो वैल्यू के बीच में ये 30 डिग्री पे हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्लियर? ठीक है, तो ये हमने क्या किया, 30 डिग्री पे इसको डिवाइड कर दिया। ऐसा इसलिए हम करते हैं ताकि आसानी से बाकी वेवफॉर्म को भी इसी में हम ड्रॉ कर सकें, इसीलिए हम ये चीज करते हैं। क्लियर? अब हम ड्रॉ करने जाएंगे आई बी इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120, और ड्रॉ करने के पीछे का लॉजिक यही है कि जीरो के बाद पॉजिटिव मैक्सिमम तीसरे पॉइंट पे मिलेगा, फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट पे जीरो, फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट पे नेगेटिव मैक्सिमा, ऐसे ये वेवफॉर्म चलता रहेगा। अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं आई बी का वेवफॉर्म। क्लियर? आई बी का वेव फॉर्म कहाँ शुरू हो, ओमेगा टी माइनस 120, यानी 120 डिग्री से लैग करने का मतलब ये होता है कि वेव फॉर्म उतने टाइम के डिले के बाद स्टार्ट होगा। यानी ये आपका 90 हो गया, 90 प्लस 30 यानी ये क्या हो गया, 120 डिग्री हो। यानी जो वेव फॉर्म 0 डिग्री से स्टार्ट होना था वो टाइम डिले 120 डिग्री के बाद स्टार्ट होगा, और तीसरे पॉइंट पे मैक्सिमम, ये आपका तीसरा पॉइंट 1 2 एंड 3, फिर तीसरे पॉइंट पे आपका 0, फिर तीसरे पॉइंट पे मैक्सिमम, ऐसे वे फॉर्म आगे बढ़ती रहेगी। क्लियर? ठीक है, फिर उसके बाद यहां भी हम पीछे वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूस वेव फॉर्म चल रही है, तो पीछे भी क्या होगा, 1 2 एंड तीसरे पॉइंट पे मैक्सिमम। क्लियर? ये तीसरे पॉइंट पे मैक्सिमम मिल गया और ये वेव फॉर्म ने ड्रॉ कर लिया। ये हमारा किसका वेव फॉर्म हो गया, आईबी का वेव फॉर्म। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं आईसी की। आईसी कहां शुरू हो रहा है, ओमेगा टी माइनस 240, यानी 240 एंगल डिले के बाद ये आपका 180, ये आपका 180 एंगल, 180 प्लस 30 210, और ये आपका हो जाएगा 240। यानी यहां से वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे हम, फिर से वही काम, तीसरे पॉइंट पे मैक्सिमा 1 2 एंड 3। क्लियर? फिर तीसरे पॉइंट पे आपका 1 2 एंड तीसरा पॉइंट यहां कहीं आएगा। क्लियर? यहां पे आपको जीरो मिलेगी। ठीक है, अगर इस फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट आएगा, यहाँ पे आपको जीरो वैल्यू मिलेगी और ये फॉर्म आगे जाएगा। ठीक है, पीछे का वेव फॉर्म हमें ऐसे ही ड्रॉ करना है, तो 1 2 एंड 3, तीसरे पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा। क्लियर? यहाँ पे आपको मैक्सिमा मिल गया, फिर क्या होगा, तीसरे पॉइंट पे जीरो, ये वैल्यू आपको जीरो मिल गई, फिर उसके बाद ये वेव फॉर्म आपका, ये हो गया किसका वेव फॉर्म, आईसी का। तो मेरे ख्याल से एक थ्री फेज सप्लाई का वेव फॉर्म ड्रॉ करना आसान है। एक कंप्लीट साइकिल के लिए बस आपको ड्रॉ कर देना है, बाकी आगे आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, और इस तरह से हम वेव फॉर्म पा सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये जाने कि सप्लाई आप थ्री फेज दे रहे हैं तो उसकी वजह से कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम 3 इंस्टेंट लेंगे और उन 3 इंस्टेंट को हम एग्जामिन करेंगे। जैसे ये एक इंस्टेंट हो गया, एक इंस्टेंट ये हो गया, और एक इंस्टेंट हम ये ले लें। इंस्टेंट 1, इंस्टेंट 2 और इंस्टेंट 3, और इस पे ये विजुलाइज करेंगे कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसका नेचर क्या है और वो रोटेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हम सप्लाई की तरफ यानी टेंजेंट मोड में यहाँ आगे बढ़ रहे हैं तो वहां पे क्या हमें रोटेटिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यानी हमारा इंस्टेंट क्या हो जाएगा, पहला इंस्टेंट होगा ओमेगा टी वन इक्वल टू 90 डिग्री का, दूसरा इंस्टेंट होगा ओमेगा टी टू इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 120 प्लस 30 यानी 150 डिग्री का, और ये ओमेगा टी थ्री इक्वल टू 180 प्लस 30 यानी 210 डिग्री। क्लियर? अब कई लोगों का क्वेश्चन होता है सर यही 3 इंस्टेंट क्यों लिया आपने, तो आप कोई भी इंस्टेंट ले सकते हैं। ठीक है, बस क्या होगा कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन वहां पे थोड़ा सा लेंदी हो जाए। यहाँ पे मैंने इसलिए लिया हुआ है ये 3 इंस्टेंट क्योंकि हर इंस्टेंट पे हमें या तो पॉजिटिव मैक्सिमा मिल रहा है या निगेटिव मैक्सिमा मिल रहा है, बाकी दो वैल्यूज इक्वल हो रही हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो रही हैं, सिमिलरली यहाँ भी दोनों वैल्यूज इक्वल हो रही हैं, यहाँ भी दोनों वैल्यूज इक्वल हो रही हैं, और ये आपको पॉजिटिव मैक्सिमा मिल रहा है। क्लियर? यानी दो करंट की वैल्यू सेम हो गई और एक आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, इस वजह से ये इंस्टेंट हमने लिया।
ठीक है, तो एट इंस्टेंट 1 पे देखें हम, एट इंस्टेंट 1 यानी इस कंडीशन में ओमेगा T1 की वैल्यू आपकी 90 डिग्री है। वैल्यू पुट करके आप देख सकते हो, हालांकि आपको वेवफॉर्म से साफ दिख रहा है कि आई ए की वैल्यू आई एम के बराबर होगी। आप न तो वैल्यू पुट कर लिया करो, आई एम साइन 90 हो जाएगा ये, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई एम के बराबर। आई बी की वैल्यू आई सी के बराबर होगी, ठीक है, और ये वैल्यू कितनी आएगी वो हम देखते हैं। आई बी की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 है, तो ओमेगा टी माइनस 120 होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो आएगी 90 माइनस 120, और ये साइन माइनस 30 की वैल्यू -1/2 यानी ये आ गया -1/2। ऑब्वियस ही बात है कि आईसी की वैल्यू भी सेम आएगी, आप वैल्यू पुट करके देख भी सकते हो, ये आई एम साइन 90 माइनस 240 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो -150 आप कॉस 90 प्लस थीटा लगा दो, या फिर 180 लगा दो, -180 प्लस 30 लगा दो। आप दोनों केस में क्या देखोगे कि आपका जो साइन है वो निगेटिव ही आना है। यानी अगर मैं यहाँ पे देखूं तो आई एम साइन -150 लिख सकता हूं मैं इसको, और इसको फिर से मैं लिख सकता हूं आई एम साइन -180 प्लस 30। यानी अगर मैं ASTC रूल लगाऊं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन 30 यानी -im/2। क्लियर, यानी आई बी की वैल्यू आई सी के बराबर, और ये वैल्यू आ रही है आपकी -im/2 के बराबर। तो ये क्लियर हो गया होगा कि आपको कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड मिलना है, चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव हो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या मिलना है आपको, im/2 के बराबर मिलना है। जब दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी और मैक्सिमम है तो वो im या माइनस im के बराबर होगा। वो डिपेंड करेगा कि आपका पॉजिटिव मैक्सिमा या नेगेटिव मैक्सिमा। क्लियर, इसी तरह इंस्टेंट 2 पे भी हम देखेंगे। फिलहाल इंस्टेंट 1 के लिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में रोटेटिंग फील्ड का जो नेचर आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो इसको समझने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, इंस्टेंट 1 हमारा जनरल कन्वेंशन क्या था, जनरल कन्वेंशन ये था कि ए बी सी डॉट कन्वेंशन था, और ए डैश बी डैश और सी डैश क्या था आपका, क्रॉस कन्वेंशन था। क्लियर, यही हमने देखा था। ठीक है, ये आपका ए, ये आपका ए डैश, ये आपका बी, ये आपका बी डैश, ये आपका सी, और ये आपका सी डैश। अब देखते हैं यहाँ पे आई ए की वैल्यू क्या है, आई एम के बराबर यानी पॉजिटिव वैल्यू है, तो जो कन्वेंशन आपने लिया था वही कन्वेंशन यहाँ पे रहेगा, यानी ये आपका डॉट कन्वेंशन और ये आपका क्रॉस कन्वेंशन। लेकिन यहाँ पे आई बी और आई सी दोनों की वैल्यू -im/2 हो रही है, यानी यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है। साइन चेंज होने का मतलब क्या हो गया कि जो आपने कन्वेंशन लिया हुआ था उसके ठीक अपोजिट हो जाएगा, यानी डॉट जो था वो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, और जो क्रॉस था वो डॉट हो जाना। सिमिलरली यहाँ भी जो डॉट था वो क्रॉस हो जाएगा, और जो क्रॉस है वो डॉट हो जाएगा। क्लियर, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे बी डैश, ए और सी डैश, ये तीनों क्या है, डॉट कन्वेंशन के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, और सी, ए डैश और बी ये क्या हो रहे हैं, क्रॉस कन्वेंशन के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। यानी इन तीनों, यानी पूरे पेरीफेरी पे 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल पे आपका करंट क्या है, आउटवर्ड की तरफ शो हो रहा है। तो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे तो राइट हैंड कर्ल रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। राइट हैंड कर्ल रूल क्या कहता है, आपका जो थंब होगा वो करंट के डायरेक्शन में यानी आउटवर्ड करिए उसको, उसके बाद कर्ल को मूव कराइए। जब आप आउटवर्ड करंट करेंगे थंब के डायरेक्शन में और कर्ल को मूव कराएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल रहा है, यानी ये डायरेक्शन। सिमिलरली आप सी, ए डैश और बी का जो इन्फ्लुएंस आ रहा है वहां पे देखेंगे तो थंब को इन्वर्ट करिए और अपने कर्ल को घुमाइए, तो वो कहाँ घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहां भी आप देखेंगे तो फील्ड का डायरेक्शन कुछ आपको ऐसे मिलेगा, ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगा। क्लियर, यानी ये आपका नॉर्थ पोल क्रिएट हो गया और ये आपका साउथ पोल क्रिएट हो गया। क्लियर, ठीक है। इस तरह से आपने क्या किया, यहाँ पे चीजों को समझा, यानी आपने जो रेफरेंस वैल्यू ली थी उस रेफरेंस वैल्यू पे आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि क्या होना है डायरेक्शन। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं इंस्टेंट 2 की। हमें ये देखना है ना कि आखिर में फील्ड का जो नेचर है वो रोटेटिंग है कि नहीं।
अगर हम इंस्टेंट टू की बात करेंगे तो इंस्टेंट टू पे आप देखोगे यहाँ पे कि ओमेगा T2 की वैल्यू क्या हो रही है, 210। क्लियर। अगर आप यहाँ पे देखोगे इंस्टेंट टू पे 150 डिग्री पे आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आईसी है, आईसी की वैल्यू क्या हो जा रही है आपकी माइनस आई एम के बराबर, और आई ए और आई बी दोनों इक्वल हो जा रहे हैं जो कि आई एम बाई टू के बराबर होंगे जैसा कि हमने निकाला था। आप चाहो तो कैलकुलेशन दोबारा कर सकते हो, लेकिन ये कंक्लूड हो जाना चाहिए कि अगर दोनों वैल्यू सेम है तो वो क्या होंगी, मैग्नीट्यूड उसका आई एम बाई टू होगा, लेकिन वो निगेटिव में आ रही है या पॉजिटिव में आ रही है डिपेंड करेगा वेब फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई ए और आई बी दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं जिसकी वैल्यू आई एम बाई टू के बराबर है, और आई सी की वैल्यू माइनस आई एम के बराबर। क्लियर। तो इंस्टेंट टू पे क्या हो रहा है आपका, एट ओमेगा टी टू इक्वल टू 150 डिग्री पे अब क्या हो रहा है, आई ए इक्वल टू आई बी इक्वल टू आई एम बाई टू एंड आई सी इक्वल टू माइनस आई एम। क्लियर। सिमिलरली इंस्टेंट थ्री की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इंस्टेंट थ्री की बात करूं तो वहां पे आइए देखते हैं जरा इंस्टेंट थ्री पे क्या हो रहा है आपका। अगर आप यहाँ इंस्टेंट थ्री पे देखेंगे यानी 210 डिग्री पे, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आई ए और आई सी की वैल्यू इक्वल है जो माइनस आई एम बाई टू के बराबर है, जबकि आई बी क्या है, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू यानी प्लस आई एम के बराबर है। ठीक है। तो यहाँ पे हम नीचे देख लेते हैं इसको, ओमेगा टी टू इक्वल टू 210 हर 60 डिग्री बाद मूव कर रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि पहला हमारा ओमेगा टी वन 90 था, 90 से क्या हो गया प्लस 60 डिग्री आगे हमने मूव किया, इंस्टेंट टू पाया, इंस्टेंट टू से प्लस 60 डिग्री आगे मूव किया हमने, इंस्टेंट थ्री पाया। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, आई ए की वैल्यू आई सी के बराबर है जो कि माइनस आई एम बाई टू के बराबर है। क्लियर। और आई बी की वैल्यू प्लस आई एम के बराबर। ठीक है। तो यहाँ पे फिर से वही चीज, आप डायरेक्शन को समझने की कोशिश करिएगा। फिर से हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। क्लियर। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें किस पे, यहाँ पे ध्यान दें, ये हमारा इंस्टेंट वन है, इंस्टेंट वन, ये हमारा इंस्टेंट टू, और ये हमारा इंस्टेंट थ्री। क्या वाकई में रोटेटिंग फील्ड मिल रही है हमें, ये चीज हमें जानना है, क्योंकि हम क्या हो गए उस साइकिल में तो बढ़ गए टाइम डोमेन में जब हमारा सप्लाई जो हमने दिया था। क्लियर। अब हम देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रही है कि नहीं हो रही। तो इंस्टेंट टू की अगर मैं बात करूं तो क्या दिख रहा है आपको, आई और आई बी दोनों पॉजिटिव हैं, यानी जो आपने आई ए का कन्वेंशन लिया हुआ था, ये ए आपका डॉट था और ए डैश आपका क्रॉस था, बी आपका डॉट था और बी डैश आपका क्रॉस था, ये एज इट इज रहेगा। क्लियर। ठीक है। अगर हम सी की बात करें तो सी में क्या हो रहा है, माइनस आई एम मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डॉट था वो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाना है, और जो क्रॉस था वो डॉट हो जाना है। फिर से वही चीज आप देखेंगे, ए सी डैश और बी डॉट कन्वेंशन के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, यानी यहाँ पूरे 180 डिग्री पेरीफेरी पे जो वाइंडिंग है वो आउटवर्ड करंट को शो कर रही है। क्लियर। जबकि बी डैश सी और ए डैश इनवर्ड करंट को शो कर रही है। फिर से वही काम करेंगे हम, राइट हैंड कर्ल रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम, डॉट कन्वेंशन की वजह से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको फील्ड का नेचर मिलेगा, और यहाँ पे आप देखोगे क्रॉस कन्वेंशन की वजह से आपको जो फील्ड का नेचर मिलेगा वो क्या मिलेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिंपली आपको राइट हैंड कर्ल रूल अप्लाई करना है, जैसा मैंने बताया था। डॉट का मतलब थंब का डायरेक्शन बाहर की तरफ, क्रॉस का मतलब थंब का डायरेक्शन अंदर की तरफ। ये फिर से आपका पोल क्रिएट हो गया, नॉर्थ पोल एंड साउथ। क्लियर। तो फील्ड क्या हो रही है, जैसे ही आप यहाँ पे इंस्टेंट टू पे आए तो आपका ये क्या था, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे था, अब ये मूव होके यहाँ पे आ गया। अब ये कितने डिग्री मूव करेगा ये भी हम आगे देखेंगे, पहले इंस्टेंट थ्री देख लेते हैं। इंस्टेंट थ्री में क्या हो रहा है कि आई और आई सी की वैल्यू निगेटिव हो जा रही है।
आई और आईसी निगेटिव होने का मतलब क्या था कि ए था और आपका बी और ये सी। क्लियर? आई और आईसी निगेटिव होने का मतलब ये है कि आपका कन्वेंशन क्या हो गया, जस्ट अपोजिट, यानी जो डॉट था वो क्रॉस हो गया, जो क्रॉस था वो डॉट हो गया। सिमिलरली आपका आईसी में भी होगा, जो डॉट था वो क्रॉस हो गया, जो क्रॉस था वो डॉट हो गया। क्लियर? अगर हम बी की बात करेंगे तो बी क्या आपका पॉजिटिव मिल रहा है तो उसका कन्वेंशन एज इट इज रहेगा। क्लियर? फिर से वही काम करना है हमें, राइट हैंड कर्ल। जो आपका सी डैश बी और ए डैश है वो क्या हो रहा है, डॉट, यानी आउटवर्ड करंट के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, तो राइट हैंड कर्व लगाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लक्स के डायरेक्शन या फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये आपका क्रॉस कन्वेंशन क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेगा। ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, क्योंकि हमने ये देखा कि जब हम क्या हो रहे हैं 60 डिग्री आगे बढ़ रहे हैं टाइम डोमेन में, एक बैलेंस सप्लाई जो प्रोवाइड किया उसमें, तो क्या हो रहा है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का नेचर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, रोटेट कर रही है। देखो यहाँ पे ये आपका रेफरेंस हो गया, जैसे ही आप 60 डिग्री आप आगे बढ़े टाइम डोमेन में किसके, सप्लाई के, तो आप क्या देख रहे हैं, ये भी 60 डिग्री मूव कर जा रहा है, यानी जो रोटेटिंग फील्ड थी जो नॉर्थ और साउथ पोल का डायरेक्शन था वो 60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर गया और ये आपको मिल गया। सिमिलरली अगर आप आगे देखोगे यहां भी क्या हो रहा है, ये इंस्टेंट टू के रेस्पेक्ट में देखें तो ये आपको इंस्टेंट टू मिल रहा था, इंस्टेंट टू से क्या हो रहा है, फिर से ये 60 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जा रहा है। तो ये जो नॉर्थ और साउथ पोल आपको मिल रहा है, ये नॉर्थ और साउथ पोल क्या हो रहा है आपका टाइम डोमेन में, जैसे ही सप्लाई आपका आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से ये भी आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 60 डिग्री के साथ रोटेट हो रहा है, और सेम एंगल के साथ रोटेट हो रहा है जितने एंगल के साथ आपका सप्लाई आगे बढ़ रहा है। इस वजह से आपने ये तीन इंस्टेंट देख के क्लियर कर लिया होगा कि रोटेटिंग फील्ड का नेचर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का नेचर क्या होता है, रोटेटिंग होता है। अगर किसी भी आपने थ्री फेज या पॉलीफेज बैलेंस सिस्टम में ने आपने क्या किया, एक बैलेंस सप्लाई प्रोवाइड किया। क्लियर? तो कंक्लूजन ओवरऑल इतना ही है कि इफ वी प्रोवाइड अ बैलेंस polyphase supply to a balanced polyphase AC machine, then a rotating magnetic field is developed. क्लियर है चीज? तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि आखिर में कैसे इसका नेचर रोटेटिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा, मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड एमएमएफ की वैल्यू या फ्लक्स की वैल्यू जो आती है वो हर इंस्टेंट में क्या होती है, क्या वो कांस्टेंट होती है या वेरिएबल होती है, उस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।